हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को वॉइस आ रही है? प्लीज कंफर्म इन दी चैट बॉक्स। यस यस सर। ओके, थैंक यस यू सर। नरेंद्र जी, थैंक यू यस। सदन जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दर्शन जी। सो ट्रेडर्स, लेट्स स्टार्ट दी टुडेज वेबिनार। तो आज का वेबिनार बहुत ही अच्छा होने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, हर बार की तरह। कुछ नया डेफिनेटली आप लोगों को सीखने को मिलेगा। आप लोगों की नॉलेज में डेफिनेटली कोई ना कोई नॉलेज इंक्रीमेंट होगा, इजाफा होगा आप लोगों की नॉलेज के अंदर, और बहुत सी चीज़ें हम नई सीखेंगे, समझेंगे और मार्केट के रुख को जानेंगे कि मार्केट किस किस तरीके से बिहेव करता है। तो मैं अपने चार्ट्स आप लोगों के सामने ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने आज गोल्ड के चार्ट ओपन करूंगा। उसके पीछे कारण है, क्या कारण हो सकता है उसके पीछे, उसको समझते हैं। यह आप लोगों के सामने गोल्ड का चार्ट है। वेयर इज माय पेन? हाँ। सो अब मेरे को आप लोग ये बताइए कि ये जो गोल्ड के अंदर मूवमेंट आया था, ये वाला मूवमेंट किस वजह से आया था? क्या कारण रहा होगा कि ये पैराबॉलिक मूव गोल्ड ने दिया, इतना अच्छा मूवमेंट गोल्ड ने दिया? क्या कारण रहा होगा इसका? बहुत ही समझदार और इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे सामने आज। विपुल जी, आप बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपने इनिशिएटिव लिया। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है सर। सर, गोल्ड के अंदर जैसे कि आपने पूछा, तो गोल्ड के अंदर जो मूवमेंट बहुत फास्ट आया था, बिकॉज जो यूएस के अंदर जो काफी सारे बैंक के जो प्रॉब्लम हुए, जैसे एक जो बीच में वो वैली करके बैंक था, मैं एग्जैक्ट नाम सिलिकॉन वैली बैंक। वैली का। फिर हाँ, दूसरा क्रेडिट्स का भी इश्यू हुआ था, बिल्कुल। तो वो हाँ। सारे इश्यू की वजह से हम्म। गोल्ड जो है उसमें काफी मतलब ऊपर गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दूसरा क्वेश्चन और है विपुल जी मेरे को, ये आपको कब समझ में आया ये बात कि गोल्ड जब इतना बढ़ गया उसके बाद? पहले समझ में आ गया आपको या बाद में आया? थोड़ा सा ये मैं जानना चाहूंगा आपको। सर, इसके अंदर क्या हुआ, गोल्ड का मूवमेंट तो मान लीजिए बाद में आया, पर उससे पहले जो है इसका न्यूज आ गया था कि हाँ। बैंक ने जो है 350 करोड़ का कुछ डॉलर का इस तरह से पूरा बैंक उठ गया है। तो हम्म। वो क्योंकि इतने टाइम से कर रहे हैं, तो पता चलता है कि नेगेटिव में क्या करता है गोल्ड जो है वो उल्टा करता है काम। तो उसकी हम्म। वजह से वो ऊपर चला गया था। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो विपुल जी ने बहुत बढ़िया बात बोली। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने गोल्ड का आज क्यों एग्जाम्पल दिया? क्योंकि मार्केट में कई बार अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं। कई बार बाजार सीधे सीधे चलता है और कई बार बाजार आपका विपरीत दिशा में चलता है। जैसे कि जो गोल्ड है, इसको हम एक तरीके से सेफ हेवन असेट मानते हैं इसको। ठीक है ना? सेफ हेवन एसेट का मतलब क्या हो गया कि जब हमारे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी या बड़ी बड़ी इकोनॉमी में जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है वो आपका गोल्ड के अंदर माना जाता है, और दूसरा आपका डॉलर के अंदर भी माना जाता है। और डॉलर की खैर मैं अभी बात नहीं करूंगा, उसके लिए अल्लाह कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं। लेकिन गोल्ड एक ऐसा असेट है जो सबसे सेफ माना जाता है। और ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है सेफ? आपके और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं माना जाता। ये जितनी भी कंट्रीज, बड़ी बड़ी कंट्रीज एक दूसरे कंट्रीज के अंदर या खुद की कंट्री के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करती हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करती हैं, तो ये कहती हैं कि भाई इन सब से पैसा ये इक्विटीज मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, तो ये कहती हैं कि इससे बेटर पैसा है कि आप गोल्ड के अंदर लगा दो, गोल्ड के अंदर लगा दो पैसा। ठीक है? अगर मैं आपको गोल्ड का एक चार्ट दिखाता हूँ, मेरी एक बात हो रही थी किसी रियल एस्टेट एजेंट से मेरी कुछ दिन पहले। मेरा फ्रेंड है, अच्छा प्रॉपर्टी का मोटा काम करता है, तो उससे मेरी बात हो रही थी। तो बात चल रही थी कि रियल एस्टेट बेटर रिटर्न दिया है कुछ सालों के अंदर या फिर गोल्ड ने। तो अगर मैं गोल्ड को थोड़ा सा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को, अगर मैं इंडियन मार्केट के गोल्ड के ऊपर लेके आता हूँ, एक बार इंटरनेशनल को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अगर हम 5 साल का इन्वेस्टमेंट देखें, 5 साल का इन्वेस्टमेंट मतलब 2017 में देखें, 2017 में गोल्ड था आपका 28,000 के आसपास। मार्च 2017 में था 28,000 के आसपास। आज मार्च 23 है। ठीक है?
तो ये अगर मैं 5 या 6 साल का अगर इन्वेस्टमेंट देखूं तो 5-6 साल के अंदर 28,000 से आपका ये गोल्ड लगा गया है 60,000 के आसपास, ऑलमोस्ट डबल हो गया है पैसा आपका। तो क्या 6 साल पहले, डिपेंड करता है प्रॉपर्टी लोकेशन में, लोकेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी प्रॉपर्टी मैंने 6 साल पहले ली थी, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी, तो क्या वो 1 साल में 2 करोड़ की हो गई है? क्योंकि मेरी नज़र में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं। तो रियल एस्टेट वाले से पूछा तुम डील करते रहते हो, तो वो बोले ऐसी अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं जो 6 साल के अंदर जिसने डबल रिटर्न दिया हो। वो बात अलग है कि मान के चलो कहीं आपकी प्रॉपर्टी ऐसी जगह थी जहाँ पे आपका एक पुल बन गया हो वहां से, या वहां से कोई हाईवे निकल निकल के आ गया हो, आपकी प्रॉपर्टी एकदम हाईवे पे आ गई हो, सडनली जो पीछे थी गवर्नमेंट ने उस जगह को तोड़ के हाईवे बना दिया हो, तो बात अलग है कि आपके प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ गए हों, वो एक एक्सेप्शनल चीज है। लेकिन वैसे अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट में कोई इतनी बड़ी तेजी नहीं आई कि आपका 5 साल के अंदर 1 करोड़ के फ्लैट का 2 करोड़ मिल जाए। किसी का फ्लैट है क्या ऐसा जिसने 1 करोड़ का लिया हो, 5-6 साल पहले आज 2 करोड़ का बिक रहा हो? है ऐसा किसी का फ्लैट? इतनी बड़ी तेजी किसी ने देखी हो कि 1 करोड़ का फ्लैट परचेज किया है मैंने, या 1 करोड़ की जमीन परचेज किया 2 करोड़ की हो गई 5 साल के अंदर ही? एक्सेप्शन है, कई कई जगह मैं बता रहा हूँ एक्सेप्शन है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो नहीं है। ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये तो चलो रिटर्न्स की बात होगी, रिटर्न्स की बात होगी, तो ये रिटर्न्स की बात मैंने क्यों करी? रिटर्न्स की बात इसलिए करी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी रिटर्न्स चाहिए अपने इकोनॉमी चलाने के लिए, उसके पास इतना पैसा है, उसको भी क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए उसको भी। तो रिटर्न्स उसको चाहिए सेफ रिटर्न्स, क्योंकि जितनी वॉलेटिलिटी की अगर हम बात करते हैं वो वॉलेटिलिटी को झेलने लायक नहीं होती। गवर्नमेंट कहता है भाई मेरा पैसा तो है नहीं, ये पब्लिक का पैसा है, तो इस पब्लिक के पैसे पे मैं रिस्क नहीं ले सकती, तो मेरे को सेफ रिटर्न चाहिए। तो सेफ रिटर्न्स के लिए वो लोग ट्रेजरी यील्ड्स में, ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह के अंदर, ट्रेजरी बिल्स के अंदर पैसा लगाते हैं। ठीक है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाते हैं, इवन दूसरी कंट्री के बॉन्ड्स के अंदर भी पैसा लगाते हैं। जब उनको लगता है कि भाई इकोनॉमी ऑल ओवर दी वर्ल्ड खराब चल रही है, अमेरिकन इकोनॉमी खराब है, यूरोपियन इकोनॉमी खराब है, जीबीपी यूके इकोनॉमी के अंदर भी प्रॉब्लम चल रही है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि लाओ सारा पैसा गोल्ड के अंदर डाल देते हैं, ताकि गोल्ड में हमारा पैसा सेफ रहेगा। गोल्ड कल को जीरो नहीं हो सकता, गोल्ड नेगेटिव रिटर्न नहीं दे सकता, तो गोल्ड के अंदर हम पैसा डाल देते हैं। ठीक है। तो इसलिए गोल्ड में आपके अंदर एक रनअप आया, मूवमेंट आई। और ये मूवमेंट पिछले 2 हफ्ते से हम लोग बात कर रहे हैं सिलिकॉन वैली बैंक की, हम लोग बात कर रहे हैं क्रेडिट स्विस बैंक की, हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की। तो ऐसे 3-4 बैंक हैं जो एक डिफॉल्ट की कारागार पे आए। तो जब मैंने इन पे स्टडी करी और ये पाया, तो जो एफओएमसी के चेयरमैन हैं जेरोमे पावेल साहब, वो ये बोलते हैं कि ये स्मॉल रीजनल बैंक्स हैं। क्रेडिट स्विस की बात छोड़ दो आप, सिलिकॉन वैली बैंक हो गया, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक हो गया अमेरिका का, कहते हैं ये स्मॉल रीजनल बैंक्स हैं, तो इनको हमने लैंडिंग प्रोग्राम दिया, इनको हमने बेल आउट पैकेज दिया और उनको बचा लिया हमने। अभी हमारा जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है कि जाने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ टाइम पहले याद हो, मैंने आपको एक डेट दिखाया था, ये दिखा, पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं है। ये है यूएस डेट क्लॉक, कि अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर कितना कर्जा बढ़ता जा रहा है, कितना कर्जा बढ़ता जा रहा है। ये तो ये देखो, ये कर्जे का आपका फिगर है। अगर अमेरिकन इकोनॉमी में पर्सनल प्राइवेट इनकम, सॉरी पर्सनल इनकम एक्सपेंडिचर, यानी एक बंदे की अगर इनकम की मैं बात करूं, तो एक बंदे की इनकम अगर $100 है, तो उसका खर्चा जो एक्सपेंडिचर वो $150 का है। तो $50 कहाँ से गवर्नमेंट खर्च कर रही है? $50 ये उठा रही है डेट। डेट का मतलब उधार, उधार से घर खर्च चल रहा है इनका। तो नेशनल जो यूएस इकोनॉमी है कभी भी फट सकती है, कभी भी बूम हो सकती है। ठीक है, ये उसकी शुरुआत है। ऐसे ही सिमिलर पैटर्न 2008 के अंदर लेहमैन क्राइसिस के अंदर आया था। लेहमैन ब्रदर्स जब कोलैप्स हुए थे, फैनी में, फ्रेडी में जब कोलैप्स हुई थी, वो हाउसिंग क्राइसिस था बेसिकली। ठीक है ना। अब फाइनेंशियल वैसे क्राइसिस है, तो ये स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग होते होते जब एक बार न्यूज़ खराब आना चालू होती है, तो उसको पहले रोकते हैं, उसको पहले छुपाते हैं इकोनॉमी के अंदर। 2 महीने छुपाते हैं, 2 महीने छुपाते हैं, 3 महीने छुपाते हैं, 4 महीने, 4 महीने बाद क्या होता है? वापस से फिर कोई ना कोई खराब न्यूज निकल के बाहर आ जाती है। तो जब, ये कि मैं अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि जब न्यूज खराब आना स्टार्ट हो जाती है ना, तो ये मत मानना है कि अगर उसको मान के चलो बेल आउट पैकेज दे दिया, क्रेडिट उसको स्विट्जरलैंड नेशनल बैंक ने परचेज कर लिया 3 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स के अंदर, यानी 60% लेस कीमत पे, मतलब 100 रुपए का माल 40 रुपए में खरीद लिया उन्होंने। ठीक है ना। तो ठीक है, अभी के लिए खरीद लिया, शांत हो गया मैटर सारा, लेकिन ये शांत होने वाला नहीं है। आने वाले 1-2 महीने के अंदर आपको और भी खराब न्यूज मिल सकती है, तो इस चीज के लिए रेडी रहना आप। तो ये जो साल है 2023, आपका रिसेशन का साल रहने वाला है, मंदी का दौर रहने वाला है पूरा साल। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ सब चीजों के बारे में, तो अगर आप लोगों को याद रहती है तो अच्छी बात है, नहीं तो
कोई बात नहीं। अब हम आ जाते हैं डॉलर्स पे वापस। पहले हम आते हैं डॉलर इंडेक्स के ऊपर, फिर हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। तो अभी जेरोमे पावल साहब कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अभी हमने सब कुछ संभाल लिया है, सारे बैंक स्थिर हैं, कोई ऐसी इकोनॉमी के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी आपका मई मंथ के अंदर आपका एफओएमसी का वापस से मीटिंग है, जिसमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए उसकी बात चल रही है। अब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने घटाने के लिए डिपेंड करते हैं इन्फ्लेशन फिगर्स। अब इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई दर। हमारे पास दो तरह के डेटाज होते हैं इन्फ्लेशन के अंदर, एक होता है पीसीई डेटा, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक होता है सीपीआई डेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये आपका बेस फिगर है। बेस के बाद ये आपका मेन सबसे इंपॉर्टेंट है सीपीआई का डेटा। इस फ्राइडे को आपको पीसी का डेटा आएगा। अगर इन्फ्लेशन फिगर्स बढ़ के आई तो एक प्रोबेबिलिटी आपकी, अभी जो 50% प्रोबेबिलिटी है कि गवर्नमेंट 0.25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करेगी मई मंथ के अंदर। अगर पीसी डेटा जो कि पहला डेटा है इन्फ्लेशन का, ये अगर डेटा बढ़ के आता है इस फ्राइडे को, तो कहीं ना कहीं आपका एक प्रोबेबिलिटी 50% से इंक्रीज होकर 60% या 70% प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर सकती है। फिर इसके बाद आपका जीडीपी डेटा भी है, नॉन फार्म पेरोल डेटा भी है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटाज भी हैं, बहुत डेटाज आएंगे। ठीक है ना, उन सब डेटाज के बेस सीपीआई डेटा आएगा। उसके बाद फिर वो देखा जाएगा कि डेटाज अगर कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं तो गवर्नमेंट, इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि भाई बैंक्स को हमने संभाल लिया है, अब इंटरेस्ट रेट्स को हमें कूल डाउन करना है, इन्फ्लेशन को हमें कूल डाउन करना है, उसके लिए हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो डॉलर के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव मूवमेंट आएगी। क्लियर बात है। अब हम टेक्निकली आ जाते हैं। टेक्निकल्स में अगर हम देखेंगे डॉलर इंडेक्स के अंदर, ये देखो, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों। तो टेक्निकल्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले सपोर्ट लेके बाजार ऊपर गया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट को तोड़ा, सेलर को ट्रैप किया, ट्रैप करके ऊपर ले गए, वापस इसी लेवल पे आके सपोर्ट बाजार ले रहा है। तो यहाँ से बाजार वापस ऊपर आपका जा सकता है। तो एक चीज क्लियर है, एक चीज क्लियर है कि जब तक 101.29 डॉलर के ऊपर गोल्ड डॉलर ट्रेड कर रहा है तब तक ये तेजी पकड़ सकता है। 101.29 के नीचे इस बार इसने वापस ट्रेड मारा तो ये नीचे 98 99 डॉलर तक नीचे गिर सकता है आपका डॉलर इंडेक्स। और डॉलर इंडेक्स अगर गिरेगा तो यूरो में तेजी आएगी, जीबीपी में तेजी आएगी, गोल्ड के अंदर तेजी आएगी। ठीक है। अब हम आते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। सर हम्म, डॉलर का एक लेवल बता दीजिए ना, थोड़ा मिस हो गया। बताया ना मैंने 101.29। ओके, उसके ऊपर उसके ऊपर 103.50 104 यहाँ तक जाएगा, ये प्रीवियस हाई भी तोड़ सकता है। ओके, ठीक है और ना। अगर नीचे के लेवल नीचे 98.90, सॉरी। 101.29 के बाद 98.90। ओके सर। हाँ, इस मूविंग एवरेज तक ये टच करने आ सकता है नीचे। ठीक है, लेकिन अभी ये कंसोलिडेशन में रहेगा सर, क्योंकि अभी मई के अंदर मीटिंग है, तो मार्च अप्रैल इसका कंसोलिडेशन में ही निकलेगा। अभी जो डॉलर के अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी वो मिलेगी फ्राइडे के दिन आपको। ठीक है, उससे पहले ज्यादा मूवमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं करिएगा इसके अंदर। टेक्निकली यूरो यूएसडी ने एक आपका इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है। अगर फ्राइडे का लो कटता है तो इसमें अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। फ्राइडे का लो नहीं कटता है तो यहाँ से एक बार बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है यूरो यूएसडी के अंदर। लेकिन जब तक आपका 930 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक यूरो यूएसडी वीक है। ये आपका 700 तक नीचे आ सकता है, 600 तक नीचे आ सकता है आपका। तो मेरी स्ट्रेटेजी तो ये रहेगी कि भाई इसके लो के नीचे आप बेचा जाए, लेकिन फिर भी अगर ये ऊपर 825 830 मारता है तो वहां पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 1.0825 से लेकर 830 के बीच में आप शॉर्ट पोजीशन बनाएं। 93 सॉरी 930 का आप अपना स्टॉप लॉस रखें।
और टारगेट आप नीचे 1.0700 के 1.0600 के टारगेट देख सकते हैं यूरो यूएसडी के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर डॉलर इंडेक्स गिरा तो डेफिनेटली इसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी मिलेगी और ये आपको ऊपर 1.100 तक और 1.11 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। लॉन्ग टर्म में मैं यूरो के अंदर तेजी में हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस साल के अंदर यूरो आपको 1.1500 देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल जरूर आप नोट करके रखिएगा। यूरो यूएसडी आपको 1.1500 तक भी आपको देखने को मिल सकता है। 1.15 सॉरी 00, ठीक है ना। राजेश सर क्लियर हो गए लेवल्स? यस सर। दूसरा, ये आपका एक फ्लैग पैटर्न है। यहाँ से दो कैंडल अगर 2-2 घंटे की इंट्राडे में अगर आपको मिलती है बियरिश, तो उसके लो के नीचे भी आप शॉर्ट कर सकते हो। सिंस अभी आप देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन देखो कितना जबरदस्त कंसोलिडेशन है। कैंडल की फॉर्मेशन देखो आप, कैंडल की फॉर्मेशन क्या बता रही है, ये देखो कि देयर इज ए फाइट गोइंग बिटवीन दी बुल्स एंड दी बियर्स, यानी दोनों के बीच में फाइट हो रही है। दोनों डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं पिछले 4 घंटे से 6 घंटे से कि हमें यूरो को ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। ये कब डिसाइड होगा? इस मेरे ख्याल से शाम को ही डिसाइड होगा। और अगर ये लो टूटा तो यहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलनी चाहिए। अगर इसका हाई टूट गया तो यहाँ से आपको तेजी 850 तक की तेजी आपको देखने को मिल सकती है यूरो यूएसडी के अंदर आज। तो ये आपका डिसिसिव कैंडल है आज का। इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल। इंट्राडे ट्रेड बता रहा हूँ मैं आपको, इसके ऊपर गया तो बाय कर लेना, इसके नीचे गया तो सेल कर देना। जीबीपी यूएसडी देखो कितना बढ़िया आपका राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाया, राउंडिंग टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद अभी फ्लैग फॉर्मेशन में, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन में ऊपर जा रहा है। उसके बाद फिर ब्रेकआउट मारेगा तो फिर वापस ये 2050 तक नीचे आ सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि ये जो चैनल में ट्रेड कर रहा है ये चैनल के नीचे ब्रेकआउट चाहिए। मैं आपसे ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप यहीं पे इसको सेल कर दो। मैं वेट कर रहा हूँ कि ये नीचे की तरफ आ जाए थोड़ा सा, हम थोड़ा नीचे बेचेंगे लेकिन कंफर्म होकर बेचेंगे। यहाँ से एक अच्छा खासा गिरावट आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर, अच्छी खासी गिरावट। देखो ये सिंपल पैटर्न्स हैं, अगर आप इन्हीं पैटर्न्स पे काम करोगे ना तो पैसा बनने का। आज मैंने देखो एक पैटर्न पे काम किया, दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत सिंपल पैटर्न है। कैट जेपीवाई पे मैंने अभी 20 पिप का स्कैल्पिंग की थी, वैसे मतलब पोजीशन बनी हुई है लेकिन 2 ट्रेड लेता हूँ मैं एक पोजीशन के स्कैल्पिंग के लिए। ये देखो, ये देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये मैंने अभी पकड़ा था 95.52 के आसपास पकड़ा था मैंने। 95.74 पे मैंने 20 पे बुक किए और मेरी आधी पोजीशन अभी पोजीशन की चल रही है, ठीक है। तो 2 ट्रेड लिए थे मैंने, स्कैल्पिंग में प्रॉफिट बुक कर लिया, पोजिशनल ट्रेड अभी भी चल रहा है इसके अंदर। तो ये क्या था? सिंपल सिंपल ट्रेड है जो मैं आपको क्लासेस में सिखाता हूँ, वही सिंपल ट्रेड से और उन्हीं पे पैसा बनता है, उसके अलावा किसी पे पैसा नहीं बनता है, ठीक है। मैं आपको एक दिखाऊंगा यूरो जेपीवाई का ट्रेड। मैंने शायद दिखाया भी था लास्ट जब क्लास हुआ था उसके अंदर, मैंने बताया भी था यूरो जेपीवाई का ट्रेड मैंने आपको, ठीक है ना। अब चलते हैं जीबीपी यूएसडी की। जीबीपी यूएसडी पे हम लोग बात कर रहे थे आप लोगों से। तो जीबीपी यूएसडी पे आपको कैसे ट्रेड लेना है, एक चैनल ड्रॉ करना है आपको। यहाँ पे अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है 2 घंटे के 2 रेड कैंडल का, तो आप यहाँ पे इसके लो के नीचे सेल करेंगे। ये हाई जो भी हाई रहेगा यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस रखेंगे आप, और टारगेट आपका नीचे का 2100 तक का मिनिमम टारगेट आप देख के चलेंगे जीबीपी यूएसडी के अंदर। अगर मान के चलो ये इसी चैनल के अंदर ऊपर जाता रहा जाता रहा जाता रहा 2300 हो गया, तो हो जाने दो उसको, उसमें मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ पे कोई ट्रेड मैं रिकमेंड अभी नहीं करूंगा इस लेवल के ऊपर। समझ में आ गया आपको जीबीपी यूएसडी? यस सर। अच्छा, अगर थोड़ा सा बड़ा ब्रॉड पिक्चर देखोगे ना, ब्रॉड पिक्चर में देखो ये इन्वर्टेड है, सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, देखो ये ब्रॉड पिक्चर है, ये इसकी नेकलाइन है, ये थोड़ा सा बड़ा पैटर्न है। तो देखने का नजरिया अपना अपना, ये हेड एंड शोल्डर, ये राउंडिंग टॉप, ये फ्लैग पैटर्न, मतलब इस जोन से और इस जोन तक देखो मैंने आपको कितने सारे पैटर्न गिना दिए, काउंट करते रहना। ये फ्लैग पैटर्न 1
ये राउंडिंग टॉप 2, ये हेड एंड शोल्डर 3 पैटर्न गिना दिए इसी के अंदर ही। अब देखने का नजरिया, काम करने वाले का नजरिया कि किस तरीके से आप क्या चीज को पकड़ के काम करते हो, ये आप लोगों के ऊपर है। यूएसडी जेपीवाई में देख लो कितना बढ़िया ट्रेड, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से ब्रेकआउट। जब तक ये लो नहीं कटेगा आज का, तब तक एक अच्छी खासी तेजी यहाँ से पकड़ सकता है यूएसडी जेपीवाई के अंदर। यस, अब आपको दिक्कत क्या आएगी कि ये रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पर, इसको रेजिस्टेंस ले रहा है तो लेने दो। हमारा स्टॉप लॉस ये वाला है, ये कट गया तो बाहर, नहीं तो ये रेजिस्टेंस तोड़ के भी ऊपर बच सकता है यूएसडी जेपीवाई आपका। ये $133 तक वापस, इस प्रीवियस रेजिस्टेंस तक, प्रीवियस स्विंग हाई तक वापस आ सकता है। $133 तक ये ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप चाहो तो 131.42 पे बाय कर लो। आज का लो है इसका 130.49, वही 100 पिप के आसपास का स्टॉप लॉस है। टारगेट आपका 133 का है आपका। ठीक है, 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, तो उसको आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। AUD USD वीक है मेरे हिसाब से, लेकिन जितना इसको गिरना चाहिए था उस स्पीड से नहीं गिर रहा है, क्योंकि इसकी क्या है, इसकी भी आपके रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मॉनेटरी पॉलिसी है। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ, अभी 90% प्रोबेबिलिटी है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है आपके इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं करेगा, विच इज नेगेटिव फॉर दी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो अभी आपका एक इस वीक में डेटा आना है आपका इसका इन्फ्लेशन का, ऑस्ट्रेलिया का डेटा। अगर इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा सा भी डिक्लाइन हुआ, यानी महंगाई दर थोड़ा सा लगा इनको कि कंट्रोल में आ रहा है, तो ये जो 90% की प्रोबेबिलिटी है ये 100% में कन्वर्ट हो जाएगी कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करेगा, जिसके चलते आपका AUD नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो उसी डेटा का वेट कर रहा है। अगर ये डेटा सपोर्ट कर गया तो ये आपको 6500 0.6500 मिलेगा आपको AUD USD यहाँ से, 150 पे गिरता हुआ नजर आएगा आपको यहाँ से AUD USD। तो इसमें चाहो तो एक शॉर्ट पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका रहेगा ये वाले 67.20 के आसपास, 30 के आसपास रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। ये छोटे वाले स्टॉप लॉस में काउंट नहीं करूंगा इसके अंदर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड का प्रीवियस सपोर्ट है ये वाला, ये लेवल है आपका 1934, 1935। अब ये अच्छा, दूसरा जो इंस्टीट्यूशनल का सपोर्ट लेवल है वो है 1950 का, वो है 1950 का। लेकिन आजकल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट लेवल्स काम नहीं कर रहे, जब से सिलिकॉन वैली बैंक का केस हुआ है तब से ऊट पटांग मूवमेंट आ रही है इसके अंदर, गोल्ड के अंदर। तो मेरी रिकमेंडेशन इंट्राडे में आज यही है कि अगर ये 1940 42 1942 44 के आसपास मिल जाता है आपको, यानी ये जो जोन है, ये जो रेक्टेंगुलर जोन है, इसके टॉप का मैं ले रहा हूँ 1942 से 1944 अगर मिल जाता है तो स्टॉप लॉस लगाओ आप 1934 का, और आप एक बाय का ट्रेड ले सकते हो। वहां से आपको 1950 1955 आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। एक 1950 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है आपका। अब वो पता नहीं रेस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन टेक्निकली अगर ये 1942 से 1944 आता है तो आपको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 1934 का आपको लगाना चाहिए। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर आज गोल्ड 1950 के नीचे क्लोज हो जाता है तो आप एक शॉर्ट पोजीशन, सेल पोजीशन ले सकते हो गोल्ड के अंदर। टारगेट आपका रहेगा 1910 से 1900 का, पोजिशनल ट्रेड दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1975 का क्लोजिंग बेसिस पे, यानी 40 से 50 पॉइंट नीचे का टारगेट, 25 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ मैं आपको गोल्ड के अंदर। अगर आज 1950 के नीचे बंद हो जाता है तो एक शॉर्ट पोजीशन मार के बैठ जाना। नीचे 1910 और 1900 तक आपका 1900 तक नीचे गिर सकता है। ठीक है, 1975 आपका स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन अगर 1950 पे क्लोजिंग नहीं मार सकती तक 1980 तक, ये गोल्ड के अंदर एनालिसिस है। इसके अलावा अगर कोई भी करेंसी पेयर पे आप एनालिसिस चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, और उसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलेंगे। सर एक क्वेश्चन है। हम्म। सर जो यूएसडी जेपीवाई है और हमारा डॉलर इंडेक्स है, उसका थोड़ा कोरिलेशन बिगड़ गया है ऐसा लगता है, ऐसा क्यों है?
ये सर कई बार क्या होता है कि आपके कोरिलेशन ना साल में 1 महीने ऐसा आता है जब कोरिलेशन काम नहीं करते हैं। आपने कभी देखा हो, नोटिस किया हो, पता नहीं मेरे को, आपने देखा होगा कि गोल्ड भी भगता है, डॉलर भी भगता है। हाँ वो तो देखा है सर। और एक समय आपने ऐसा देखा है कि यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में भी कोरिलेशन बिगड़ जाता है कई बार। ये जीबीपी भग रहा है, यूरो नहीं भग रहा है, ठीक है ना, फिर वो बाद में भगता है। तो कई बार क्या होता है सर, कोरिलेशन ना एक पीरियड ऐसा आता है जब काम नहीं करते, कोरिलेशन उनके खत्म हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। इसलिए मैंने, अगर आपको याद हो तो, एक बार मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी कोरिलेशन कोफिशिएंट वाली, इंडिकेटर वाली, कि जब भी इनके कोरिलेशन आपस में खत्म हो तो उस समय आप उस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो इसके पीछे फंडामेंटल फैक्टर्स रहते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से वो कोरिलेशन आपका खत्म हो जाता है। जब फंडामेंटल फैक्टर्स नहीं रहते तो दोनों साथ साथ चलते हैं। अब जैसे मैं बताऊं, आपके और आपकी वाइफ के अंदर एक कोरिलेशन है, एक मतलब अच्छा एक बैठा हुआ है सिस्टम। अब मान के चलो आपकी वाइफ की आपके मदर से कोई लड़ाई होगी किसी बात को लेकर, तो क्या होगा, उसमें आपका भी कोरिलेशन बिगड़ जाएगा उनके साथ, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही वो मामला शांत होगा तो वापस से कोरिलेशन ठीक हो जाएगा। समझ गए सर। यस सर। तो ये कोरिलेशन कई बार बिगड़ जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, तो फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण ये कोरिलेशन आपके अलग हो जाते हैं मार्केट से। तो इसलिए अभी कुछ पीरियड ऐसा होता है कि आप देखोगे कि गोल्ड का मूवमेंट देखो, आप गोल्ड ऊपर आ गया, उसको डॉलर से कोई मतलब नहीं है, डॉलर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन गोल्ड को अगर अपनी चाल चलनी तो चलनी है। अगर आज आप देखो डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स में बताओ कहाँ मूवमेंट है आज, फ्राइडे सेकंड हाफ से लेकर कोई मूवमेंट नहीं है। अगर आपका गोल्ड गिर रहा है तो डॉलर इंडेक्स को ऊपर जाना चाहिए था, यस सर। डॉलर इंडेक्स कहाँ जा रहा है ऊपर। तो हिलता ही नहीं है, जिस वैसे हिसाब से जिस हिसाब से मॉर्निंग से गोल्ड गिरा है, उस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में मूवमेंट कहाँ आई है, ठीक है ना। तो कई बार कोरिलेशंस काम नहीं करते हैं, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन यस 80% ऑफ द टाइम ये काम करते हैं, 80 से 90% ऑफ द टाइम ये काम करते हैं। लेकिन साल में 1 महीना ऐसा आता है जिस दिन ये कोरिलेशन काम नहीं करता है, ठीक है सर। ओके सर। हाँ। अब आपको मैं बताता हूँ, मेरे को ईयर याद नहीं आ रहा है मेरे को, हमने थ्योरी में पढ़ा था कि कोई भी कमोडिटी है, कोई भी कमोडिटी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। फैक्ट बात है। अब वो ईयर ईयर याद नहीं आ रहा, उस साल के अंदर आपका क्रूड ऑयल नेगेटिव सेटलमेंट हुआ था, क्रूड ऑयल का नेगेटिव प्राइस पे। मतलब 1950 से लेकर 1960 से लेकर जो थ्योरी 100 साल से हम सीख रहे थे, 70 साल से सीख रहे थे, वो एक दिन के अंदर रॉन्ग हो गई। जितने भी बड़े बड़े ऑथर्स थे, जितने भी बड़े बड़े इंटेलिजेंट पीएचडी वाले थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने कहा था भाई कोई भी कमोडिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन क्रूड ऑयल नेगेटिव उस दिन इंटरनेशनल मार्केट में सेटलमेंट हुआ था नेगेटिव प्राइस के ऊपर, सारी थ्योरी पिट गई, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है चीजें। यस, ये ऑब्जर्वेशन है कि वही कोरिलेशन है इनमें आपस में, ये रिलेशन है, लेकिन कई बार रिलेशन खत्म हो जाते हैं अलग अलग फंडामेंटल रीजंस के चलते। एनी अदर क्वेरीज नो सर। और किसी की। CHF JPY CHF JPY आपका सर तेज है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि JPY पेयर है, बेस करेंसी है। उधर USD CHF में USD CHF डेफिनेटली गिर रहा होगा, देख लेते हैं उसको। यस, गिर रहा है, तो CHF JPY आपका तेज रहेगा सर आपका, क्योंकि JPY करेंसी पेयर भी आपके सारे तेज हो रहे हैं। ये तेज रहेगा सर। $144 इसका रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं अगर क्लोजिंग देगा 2 कैंडल मिनिमम, तब जाके और तेजी पकड़ेगा, नहीं तो $144 तक तो ऊपर आ सकता है। अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेफिनेटली शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे शॉर्ट कर दो, इसका ऐसे लगा दो। काम कर भी जाता है लेकिन कई बार नहीं करता, पोजिशन फंसती रहती है लोगों की। लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए तेज है सर। GBP JPY सर, गोल्ड मैंने ऑलरेडी बता दिया है, दोबारा बता देता हूँ। GBP JPY भी सर आपका तेज है, $162 तक ऊपर आ सकता है आपका, $162 तक ऊपर आ सकता है। लेकिन अगर
किसी तरीके से टर्न अराउंड हो गया और 160-50 के नीचे ट्रेड करना चालू किया, तो फिर ये आज के लो भी तोड़ता हुआ आपको शाम को नजर आ जाएगा। ये ध्यान रखना, अगर इसने किसी भी तरह 60-50 के नीचे 1 घंटा ट्रेड कर लिया 160.50 के नीचे, तो ये आज के लो तोड़ेगा और ये वापस 159 तक नीचे गिरेगा। नहीं तो ये ऊपर ही 162 तक कंटिन्यूस जाएगा विदाउट रुके हुए। गोल्ड सर मैंने बता दिया कि 1942 से 1944 के बीच में बाय करूं, 1934 का 33 का एसएल लगाओ आप, और 10 पॉइंट ऊपर का टारगेट आप आराम से ले सकते हो, 8 से 10 पॉइंट का टारगेट। हालांकि मैंने तो 53 पे बिड लगा रखी थी, मेरी बिड तो एग्जीक्यूट हो चुकी है, 1952 का लो है, तो मैं तो उसको आराम से एवरेज करूंगा 1933 के 32 के एसएल के साथ, बीच में कहीं ना कहीं 44 पे एवरेज भी मारूंगा, और 53 से अगर यहाँ से पलटा ऊपर 60 तक भी गया तो एक बार 7 पॉइंट लेके मैं निकल जाऊंगा प्रॉफिट लेके। तो ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैंने 1953 पे अभी अपनी बाइंग पोजीशन ली है, नीचे 1944 पे भी लूंगा एक पोजीशन, 1932 का एसएल लगाऊंगा, और बीच में एक और ले सकता हूँ, 3 पोजीशन मैक्सिमम लेता हूँ मैं, उसके बाद नहीं लूंगा, उसके बाद एसएल लगा दूंगा। एसएल कटा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मैं अपने हिसाब से प्रॉफिट्स बुक करता रहूंगा इसके अंदर। तो ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मेरा 1953 पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है बाय का। तो किसी भी देखो ट्रेनर के लिए लाइव मार्केट के अंदर ये बोलना कि मैंने ट्रेड लिया है और साला फिर उसके बाद अगर स्टॉप लॉस कट जाता है तो लोगों को लगता है अरे यार सर का स्टॉप लॉस कट के देखो, तो वो मेरे को फर्क नहीं करता, मेरा प्रोसेस सिस्टम है, उस सिस्टम से मैं चलता हूँ। तो गोल्ड सर आपका मैंने बता दिया 1942 से 44 पे बहुत बढ़िया बाएंगे, 1932 का स्टॉप लॉस रखो आप और ऊपर अपना टारगेट आराम से ले सकते हो आप। अब हम चलते हैं स्ट्रेटेजी पार्ट की तरफ। आज की स्ट्रेटेजी सिंपल स्ट्रेटेजी है, उसको मैंने रेनको के साथ कन्वर्ट किया है, मूविंग एवरेज बेस्ड स्ट्रेटेजी है, लेकिन एक एक मूविंग एवरेज ना लगा के हमने एक सिंपल सा इंडिकेटर यूज करेंगे, और मैं स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूं। आपको इंडिकेटर लगाना है टीएमए ओवरले। अभी टीएमए ओवरले लगाना है आरटी एफएक्सी का। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसकी सेटिंग में आप जाओगे 21, 50, 100, 200 की सिंपल मूविंग एवरेज एसएमए में यूज किया हुआ है, ठीक है ना, एसएमए में, नॉट सिंपल मूविंग एवरेज बल्कि एसएमए में यूज किया हुआ है। तो ये मल्टीपल मूविंग एवरेजेस यूज की हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैंने इसलिए आपको खोल के बता दिया कि कल को कहोगे सर है क्या ये मूविंग एवरेजेस तो हैं, आपने तो ऐसा इंडिकेटर बता दिया कि पता नहीं क्या आपने बताया रॉकेट साइंस, इसलिए बता दिया कि रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं। इसके अंदर हम कैंडल की जगह यूज करेंगे रेनको चार्ट। क्या यूज करेंगे? रेनको चार्ट। अब रेनको चार्ट क्या होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ, ये एक बॉक्स होता है बेसिकली। सर रेंको यहाँ पे नहीं आता है ना, पेड में ही आता है। हम्म, रेंको पेड जो पेड में वर्जन आता है। है। हाँ, आपने पेड क्यों नहीं लिया सर? पेड ले लेना चाहिए था अब तक आपको, इतना कमाते हो राजेश सर, पेड वेड तो ले लो यार, क्योंकि फायदा लेना है पेड का, पेड का देखो फायदा लगी है। चलो आप कैंडल पे समझ लो उसको, आप कैंडल पे देख लो उसको। थैंक यू सर। हम्म, तो कैंडल पे आप 2-3 स्ट्रेटेजीज अलग अलग है वो बता देता हूँ फिर मैं आपको। पहली स्ट्रेटेजी तो ये है कि जब आपकी सारी लाइनें, सारी मूविंग एवरेज इस रेड कलर मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ जाएंगी, ये 200 पीरियड की मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर आ जाएंगी, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको बाय कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आ गई ये सारी मूविंग एवरेजेस, या तो आप इसके हाई के ऊपर आप बाय करोगे या रिट्रेसमेंट पे आप बाय करोगे। रिट्रेसमेंट पे कहाँ बाय करोगे? एक तो आप ट्रेड लगाओगे येलो लाइन के ऊपर, और एक ट्रेड लगाओगे आप रेड लाइन के ऊपर, और यहाँ से दोनों का 20-20 पिप का टारगेट लोगे। जैसे यहाँ पे बाय किया आपने, फिर यहाँ पे आपने एवरेज किया, यहाँ से 20 पिप मिल गए, प्रॉफिट बुक आपको, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे सारी लाइनें रेड कलर की मूविंग एवरेजेस के नीचे आ गई, लेकिन यहाँ पे लो नहीं काटा, ये रिवर्सल यहाँ पे दे दिया और यहाँ से रिवर्सल ले लिया। तो इसलिए लो काटना बहुत जरूरी है, लो काटना बहुत जरूरी है, जब नया लो कटेगा तभी मोमेंटम आपका क्रिएट होगा इसके ऊपर।
ये चीज क्लियर है आप लोगों को? अब Yes, sir. इसके अंदर एक काम और करना है आपको, एक इंडिकेटर लगाना है आपको, ETRP, एक्सट्रीम ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट। तो उसमें आपको कुछ ऐसे एरोज आ जाएंगे आपके, ऐसे एरोज आ जाएंगे आपके। इसकी सेटिंग्स में जाना है आपको, सिर्फ आपको दो ही चीज हटानी है, लेबल और लाइंस, लेबल और लाइंस हटानी है, और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। अब इसमें करना क्या है, जब आपकी ये ब्लू कलर की लाइन, आप देख रहे हो ब्लू कलर की लाइन चल रही है, जब ये ब्लू कलर की लाइन आपकी रेड कलर की मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगी, और यहाँ पे आपको एक रेड कलर का आपको बॉक्स मिलेगा। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको जरा समझना आराम से। ये ब्लू कलर की लाइन ने रेड कलर की लाइन को काटा, यहाँ पे आपको रेड कलर का बॉक्स मिल गया आपको। इस रेड कलर के बॉक्स क्या बोल रहा है, सेल बोल रहा है, लेकिन हमें सेल नहीं करना, हमें इससे पहले देखना है कि कोई हाई लगा है क्या। यस, ये हाई लगा है। मेरे को चाहिए कि एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए। ये कैंडल क्लोज हो गया इसके ऊपर, जैसे इस कैंडल का हाई कटेगा मैं बाय ट्रेड में बैठ जाऊंगा। इस कैंडल का हाई है 1.2238, अगला कैंडल का हाई है 2240, यानी 2 पिप मेरे फेवर में गया, ये नीचे आ गया, आने दो। जब तक मेरी ये ब्लू कलर की मूविंग एवरेज लाइन इस रेड कलर की मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर चल रही है, मेरे को डरने की जरूरत नहीं है। मूवमेंट देखो आप, सीधी मूवमेंट। उसके बाद तो ऊपर चला गया ये बाजार। और एग्जाम्पल समझो आप, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये रेड कलर की लाइन के नीचे आ गई, आने दो उसको नीचे। अब यहाँ पे मेरा बन गया बाय का सिग्नल, मतलब एज पर दी इंडिकेटर ये बोल रहा है जी बाय कर लो, लेकिन मेरे को ये काम नहीं करना है, मेरे को देखना है इससे पहले कोई लो लगा है क्या। यस, ये लो लगा है। तो जैसे इस कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज होगी, ये कैंडल क्लोज हो गई, इस कैंडल के लो के नीचे मुझको शॉर्ट मारना है। इस कैंडल का लो है मेरा 1.2266, देखो आ गया बाजार नीचे। अच्छा, जब तक आपकी ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे चल रही है तब तक इन बॉक्सेस का कोई भी मतलब नहीं है, इन बॉक्सेस पे हमें ट्रेड नहीं करना है। अभी देखो यहाँ पे रेड ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया, जीबीपी यूएसडी ने, लाइव मार्केट चल रहा है। अब आपको यहाँ पे वेट करना है एक ऐसे बॉक्स का जो कि आपको रेड कलर का बॉक्स दिखाएगा, और आपको ये चेक करना है कि जब ये रेड कलर का बॉक्स बनेगा उससे पहले यहाँ पे कोई हाई लगाए क्या, ये वाला हाई लगाए। तो यहाँ पे अगर कोई भी 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है इस हाई के ऊपर, तो इस कैंडल के हाई पे मैं बाई कर लूंगा, और यहाँ से मेरे को एक अच्छा खासा राइट देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, नहीं तो प्राइजेस आपके नीचे आ जाए वापस। कुछ क्लियर हुआ सर? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन Yes, sir. जानदार ट्रेडिंग सिस्टम, जानदार ट्रेडिंग सिस्टम में बहुत सॉलिड है। ये सर देखो इसका सेटिंग और ये सब थोड़ा दिखा देना सर। हाँ, सेटिंग कुछ भी नहीं है सर, आपको टीएमए ओवरले लगाना है, ईटीआरपी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। अभी देखो जैसे ही आपकी ये ब्लू कलर की मूविंग एवरेज लाइन रेड कलर को क्रॉस किया, आपको वेट हो जाना, वेट करना है, वेट एंड वॉच। आपको अलर्ट हो जाना है कि कब आपका ये बॉक्स बनेगा। भाई ये बॉक्स बन गया, इससे पहले कोई हाई लगा था क्या? यस, ये वाला लगा था। अब जैसे ही इस हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगा तो वहां पे हम बाई कर लेंगे उस कैंडल के हाई के ऊपर। हमें रिवर्सल प्ले करना है बेसिकली, सीधी मूवमेंट। उसके बाद आप मूवमेंट देखो आप, ये चीज पकड़नी है मेरे को, बिल्कुल रिवर्सल चीज बता रहा हूँ मैं आपको, एकदम नई टेक्निक बता रहा हूँ काम करने की। देखो जैसे यहाँ पे हुआ, क्रॉस किया, ज्यादा बड़ा मूवमेंट हालांकि आया नहीं, ये आपका बॉक्स बना, इसके नीचे ये कैंडल क्लोज किया, यहाँ शॉर्ट किया, ज्यादा बड़ा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला, लेकिन यस मूवमेंट था आपका। ये देखो यहाँ तक नीचे आया था, फिर बाजार ऊपर चला गया। दूसरा काम क्या कर सकते हो आप,
एक आप 1000 पीरियड की मूविंग एवरेज और लगा सकते हो उसमें। 1000 पीरियड की मूविंग एवरेज लगाने के बाद जब ये सारी के सारी मूविंग एवरेज आपके 1000 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर आएगी, तो यहाँ पे आप कहीं भी बाइंग कर सकते हो और बाइंग करके एक अच्छा राइड ले सकते हो, एक अच्छा ट्रेंड प्ले कर सकते हो आप। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, जब भी आपको एवरेज करना हो, पुल बैक प्ले करना हो आपको, तो आप हमेशा येलो लाइन और रेड लाइन के बीच में कहीं पर भी आप बाय कर सकते हो, वहां से डेफिनेटली आपको बाउंस बैक मिलेगा। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैंने ये देखा है कि 99% प्राइजेस वहीं से पलटते हैं, कहीं से भी आप देख लो, चाहे आप यहाँ से देख लो प्राइजेस पलटेंगे, यहाँ से देख लो प्राइजेस टर्न अराउंड होंगे। स्कैल्पिंग ट्रेड बहुत बढ़िया मिलता है येलो लाइन और रेड लाइन के बीच में। अब यहाँ पे देख लो आप, जैसे प्राइजेस यहाँ पे आए येलो और रेड लाइन के बीच में, प्राइजेस नीचे, ऊपर भी बग गए, फिर भी प्राइजेस नीचे। अब यहाँ पे देख लो येलो लाइन और रेड लाइन के बीच में प्राइजेस आए, यहाँ से टर्न अराउंड, तो बहुत बढ़िया प्रोबेबिलिटी बनती है। लेकिन अगर बार बार नहीं करना है, बस एक बार कर लिया, क्योंकि ये ट्रेंड हमेशा ऐसे नहीं बनते, इतने बड़े ट्रेंड हमेशा नहीं बनते, कई बार ऐसे छोटे छोटे ट्रेंड भी बनते हैं। ये देखो ऐसे छोटे ट्रेंड भी बनते हैं यहाँ तक, ये आपको विपसॉ देंगे, आपको फंसाएंगे। इस सिचुएशन में क्या करोगे आप, या तो आपके अंदर इतनी हिम्मत हो कि आपने यहाँ पे शॉर्ट किया और यहाँ पे आपने कहीं जाके बाय कर लिया, तो इतना बड़ा लॉस आप लेके और फिर इसको वेट कर रहे हो कि आपको बड़ी मूवमेंट मिले, मिल जाएगी बड़ी मूवमेंट आपको, लेकिन वेट करना पड़ेगा। तो कितनी जबरदस्त मूवमेंट मिली है, लेकिन वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब रेनको चार्ट क्यों काम करता है, क्योंकि रेनको चार्ट क्या करता है ना, नॉइज को रिमूव कर देता है, नॉइज को रिमूव कर देता है। रेनको चार्ट में सिंपल सा कैलकुलेशन थी कि भाई जैसे ही आपकी सारी मूविंग एवरेजेस आपकी अलाइन हो जाती हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं शॉर्ट कर दो आप, और वहां से एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। बाय साइड में आप देखो, जैसे सारी मूविंग एवरेजेस आपकी अलाइन होगी, ये बाय किया सीधी मूवमेंट, यहाँ शॉर्ट किया सीधी मूवमेंट, तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड आपको और अच्छे लेवल पे आपको रेनको के अंदर मिल जाता है। क्योंकि रेनको क्या होता है ना, बेसिकली आपकी नॉइज को रिमूव कर देती है, तो इसलिए मैं रेनको चार्ट प्रेफर कर रहा था। लेकिन कैंडल्स में भी अच्छा काम करेगा, थोड़ा सा सिस्टमेटिकली अगर इसमें आप काम करोगे तो इसमें बहुत जबरदस्त काम करेगा आपका। तो आज की बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी थी, गोल्ड में भी बहुत अच्छा काम करेगी, आप गोल्ड लगा लो। ये देखो, ये आज का दिन है, फ्राइडे का दिन। कब का दिन है, आज का फ्राइडे का दिन। ये देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर किया, तो यहाँ पे इसने यहीं पे बोल दिया था भैया शॉर्ट कर दो यहाँ पर। तो अगर आपको इंडिकेशन लेनी है तो ये मूविंग एवरेजेस आपको ट्रेड मारने में हेल्प करेंगी। तो जिसने इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेड करा होता तो सुबह ही 1972 पे 1974 पे आपका शॉर्ट पोजीशन बन गई होती है, आपकी शॉर्ट पोजीशन आपकी बन गई होती है आपकी। ठीक है ना। अब गोल्ड के अंदर जो ये पुल बैक आते हैं ना, ऐसे रिवर्सल पुल बैक्स आते हैं, ये बहुत शानदार काम करते हैं इसके अंदर, बहुत शानदार काम करते हैं। ये देखो यहाँ पे शॉर्ट करा है, सीधी मूवमेंट, जो कितना प्यारा काम कर रहा है गोल्ड के अंदर, बहुत काम अच्छा। अब देखो उसको बचाता भी कैसे विप्सो से, कि जैसे ही ये देखो सारी की सारी मूविंग एवरेज यहाँ पे 100% नीचे नहीं गई, तो यहाँ पे देखो सेल सिग्नल नहीं दिया, यहीं से रिवर्सल मिल गया, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रेड बना ही नहीं था आपका यहाँ पर। बस ये पेशेंसली वेट करना पड़ेगा आपको, अगर वेट नहीं करोगे, जल्दबाजी में घुस जाओगे ट्रेड के अंदर, तो ये दिक्कत करेगा आपकी, तो ये दिक्कत करेगा आपके। देखो कितना बढ़िया यहाँ पे क्रॉसओवर दिया, उसके बाद देखो सीधी मूवमेंट, उसके बाद जबरदस्त मूवमेंट है। ठीक है, तो ये गोल्ड में भी बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, $2 चाहिए, $3 चाहिए, वो हमें मार देता है, वो हमें मार देता है इंसान को। ठीक है ना, पेशेंसली लॉजिक के साथ काम करोगे तो डर नहीं लगेगा। एनी अदर क्वेरीज। सेटिंग दिखा दें। हाँ, सेटिंग टीएमए ओवरले सिंपल इंडिकेटर लगाना है सर आपको, उसके बाद कोई भी सेटिंग में चेंजेस नहीं है, एज इट इज है, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया अपनी तरफ से। ठीक है, स्टाइल में जाओगे कोई चेंजेस नहीं है, बस ये 3 लाइन स्ट्राइक अप, 3 लाइन स्ट्राइक डाउन, ये हाँ ये हटाया है मैंने, 3 लाइन स्ट्राइक अप हटाया है, 3 लाइन स्ट्राइक डाउन हटाया है, ट्रेंड फिल,
ये लगा सकते हो। देखो ट्रेंड फिल लगाने से क्या होगा, ये हो जाएगा, आपको ये बेरिश जोन और बुलिश जोन के बारे में बता देगा। ठीक है ना। अब मैं आप इसकी सेटिंग्स आप देख लो आराम से राजेश सर, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए आप। इनपुट में कुछ नहीं कर, कुछ करना है नहीं ना? इनपुट में कुछ नहीं किया सर मैंने, इनपुट में कोई चेंजेस नहीं किए मैंने, स्टाइल में बस किए जो कुछ किए। 3 लाइन स्ट्राइक अप, 3 लाइन स्ट्राइक डाउन, और आपका ट्रेंड फिल हटाया हुआ था जो मैंने लगा दिया वापस, बाकी और कोई भी चेंजेस नहीं। ठीक है। उसके बाद ये एक्सट्रीम ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है, इसके अंदर भी मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, बस ये 2 लाइन हटाई हैं, लेबल्स और लाइंस। सर ये सिंपल मूविंग एवरेज है ना शायद? हाँ सिंपल मूविंग एवरेज ही मानो सर आप बिल्कुल, मतलब एग्जैक्ट सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है, लेकिन हाँ उसी का एक फॉर्मेशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैंने टीएमए ओवरले इंडिकेटर लिया है, सिंपल मूविंग एवरेजेस नहीं लगाई है मैंने, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंजेस है, इसलिए फर्क आ रहा है, इसलिए ज्यादा स्मूथ है बेसिकली, ये स्मूथ मूविंग एवरेजेस आप इसको बोल सकते हो सिंपल मूविंग एवरेज की जगह, तो इसलिए मैंने टीएमए ओवरले यूज किया है। सर ये बैकग्राउंड है वो क्लाउड का, हाँ उससे इसको भी हटा ट्रेड सकते, हो सकता है नहीं हाँ उससे भी? हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है ना सर, किसी भी स्ट्रेटेजी के अंदर आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये कब रिवर्सल मार जाए, तो वो उस पॉइंट के लिए आपको रेडी रहना है, नहीं तो अदरवाइज मैं कह रहा हूँ पैसा बनाना कोई फॉरेक्स में रॉकेट साइंस नहीं है, पैसा बहुत आराम से बनता है। दिक्कत कहाँ आती है कि जब ये रिवर्सल लेते हैं ना यहाँ से, और मान के चलो आपने यहाँ कहीं ट्रेड ले लिया बाय, और यहीं से इसने रिवर्सल दे दिया और यहाँ जाके हमें एग्जिट कराया, तो ये जो ड्रॉ डाउन है ना, इसके डर के चक्कर में आदमी दिक्कत करता है, नहीं तो ये स्ट्रेटेजीज तो बहुत शानदार काम करती हैं, इन स्ट्रेटेजीज पे पैसा लगाओ तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आपको जीवन में नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन जो रिवर्सल पॉइंट्स आते हैं और रिवर्सल के समय में आदमी फंस जाता है ना, वहां पे उसको समस्या, वहां पे जो उसने 10 दिन में पैसा कमाया होता है ना, वो एक दिन में चला जाता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बस। उस प्रॉब्लम को अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ या समझ लो, या उसको आप मैनेज कर पाओ थ्रू मनी मैनेजमेंट रूल्स वगैरह, तो मैं बताऊँ फॉरेक्स में पैसा बनाना बच्चों का खेल है, तो दिक्कत नहीं है, डिसिप्लिन फॉलो करना है बस आपको, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजीज हैं पैसा, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी पैसा देते हैं हम काम ही नहीं करते, क्योंकि जब इसमें लॉस लग जाते हैं हमारे 1-2 बार, हमारे कॉन्फिडेंस श्रिंक हो जाते हैं, हमें लॉस जब लगते हैं तो हम लोग सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं, तो उसमें लगता है कि सब बेकार है, हम कुछ और देखेंगे या कुछ और देखेंगे, तो आप क्या होता है ना, एक्सेप्ट नहीं करते लॉसेस को, हम सोचते हैं कि नहीं ऐसा कोई इंडिकेटर होना चाहिए जो 100% परफेक्ट हो और हर ट्रेड प्रॉफिटेबल दे, तो वहां प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। चलो ये तो मैंने इतनी स्ट्रेटेजीज बताई है, इतनी सिंपल सिंपल बताई है, सब पैसा देता है, आप कंटिन्यू करो, पैसा मतलब ना मतलब बाएं हाथ का खेल है, आप अगर आपसे नहीं हो रहा है तो किसी 10 साल के बच्चे को बैठा दो कि भाई तेरे को ये फॉलो करना है, दिमाग नहीं लगाना है, मैं गारंटी देता हूँ वो पैसा बना के दिखा देगा आपको। ठीक है ना। एनी अदर क्वेरीज गाइस? सर वो हमारा जो टीओटीटी है उसमें कुछ स्मॉल टाइम फ्रेम में कुछ सेटिंग वगैरह कुछ करके कुछ हाँ कर एडवांटेज सकते हो, है? कर सकते हो, करते हैं उस पे भी ट्राई कर सकते हैं सर। सर उसमें कौन से मतलब सेटिंग को हटाना या मैं आपको चेंज देख के करना है बता वो दूंगा, थोड़ा मैं आपको जानना है। हाँ देख के बता दूंगा सर मैं आपको। ओके ओके सर, ठीक है सर। क्योंकि वो 30 मिनट में बहुत बढ़िया काम देता है, हाँ बहुत 30 बढ़िया। मिनट्स में तो बहुत बढ़िया काम देता है वो, तो 30 उसको मिनट्स में थोड़ा बहुत बढ़िया काम देता छोटे टाइम फ्रेम में ले जाए तो वो शायद उसका रिजल्ट भी थोड़ा बहुत अच्छा मिलेगा। है। हाँ पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे, उसका देख के बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि मैंने चेंज तो किए लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया नहीं सर। वो सर एक्चुअली ऐसा नहीं कि आज अपन चेंज कर दें तो आज ही रिजल्ट आ जाएंगे, कई बार हम्म, महीने लग जाते हैं सेटिंग्स को बनाने में, सारा खेल ही सेटिंग्स का है, तो वो सेटिंग कई बार तो हो जाता है कि 1 घंटे में समझ में आ जाती है, और कई बार 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं तब जाके सेटिंग समझ में नहीं आती है, तो टाइम लगेगा, लेकिन मिल जाएगी सेटिंग्स, आपको लगे रहो, मेरे को टाइम मिलता ही मैं भी देखता हूँ उसके ऊपर कुछ ना कुछ। ओके सर, ओके, ठीक है ना। थैंक यू। ओके। एनी अदर क्वेरीज? चलो गाइस बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे हम लोग अगले हफ्ते नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई स्ट्रेटजीज के साथ। टिल देन एंजॉय योर ट्रेडिंग, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके।